नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ल्यूसेंट के MCQs यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अध्ययन कर रहे हैं, जिस क्रम में अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और ये हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और धार्मिक आंदोलन जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते हैं का अध्ययन हम कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वो पहले की 5 वीडियोस आपने जरूर देखी होंगी दोस्तों, और यदि नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ल्यूसेंट जीके के नाम से, आप वहां जाकर के उन 5 वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं दोस्तों। ल्यूसेंट के हर क्वेश्चन को मैंने वहां पर कवर कराया है और पूरे विश्लेषण के साथ, पूरी व्याख्या के साथ इन वीडियोस को देखने के बाद, इनका अध्ययन करने के बाद आप जब भी ल्यूसेंट जीके पढ़ेंगे तो आपके लिए वो बहुत लाभदायक साबित होगी। आज के इस वीडियो चैप्टर में हम मौर्य काल को पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं सेशन प्रारंभ करूं दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वो घंटा जरूर बजा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों, चाणक्य, यदि आप प्राचीन भारत के इतिहास से परिचित हैं, यदि आप मौर्यकालीन इतिहास से परिचित हैं, तो आप चाणक्य के विषय में बहुत अच्छे से जानते होंगे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्हीं की कूटनीति और राजनीतिक चालों का उपयोग करके चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, आप कोई भी साम्राज्य पढ़ लीजिए, कोई भी डायनेस्टी पढ़ लीजिए, आप देखेंगे कि उसका संस्थापक कोई और है और वास्तविक संस्थापक हम किसी और को कहते हैं। यानी जैसे मुगल साम्राज्य देखिए आप, तो बाबर है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक रहा, जिसने साम्राज्य को बढ़ाया, वो कौन था? वो अकबर था। इसी प्रकार यदि आप मेवाड़ की हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे कि जो गोहिल ने उस राजवंश की स्थापना करी थी, पर उसका जो वास्तविक संस्थापक था, जिसने उसे शक्तिशाली राज्य के रूप में परिवर्तित किया, वह बप्पा रावल था। इसी प्रकार आप किसी भी साम्राज्य को उठा करके देख लीजिए, आप देखिएगा संस्थापक कोई और रहा है जिसने सिर्फ स्थापना करी है, और 1-2 पीढ़ी बाद कोई योग्य राजा निकल करके आता है जो साम्राज्य की स्थापना करता है। पर मौर्य वंश एकमात्र ऐसा वंश है जिसके पहले संस्थापक ने ही एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया है। देखिए, हो सकता है कुछ लोग महापद्मानंद का एग्जाम्पल देंगे, लेकिन महापद्मानंद का साम्राज्य उतना विशाल नहीं था। पूरे अखंड भारत को जोड़ लिया है, लगभग कलिंग को अगर हटा दिया जाए तो पूरे भारत को जोड़ लिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में। और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो उनके गुरु चाणक्य को जाता है। चाणक्य, जिनके अगर आपसे अन्य नाम पूछा गया है तो चाणक्य के अन्य नामों पर यदि हम चर्चा करें तो चाणक्य को द्विजवर्षभ भी कहते हैं। देखिए, हालांकि ये नाम नहीं है, ये एक प्रकार की उपाधि है, द्विजवर्षभ। द्विजवर्षभ का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण पेपर में आपसे पूछा जा चुका, ये आया हुआ प्रश्न है कि निम्न में से किसे द्विजवर्षभ के नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य को ही द्विजवर्षभ के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। इनके बचपन का नाम या मूल नाम अगर हम कहें, जो इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था, वह तो विष्णुगुप्त था। पर कूटनीति में प्रखर होने के कारण, कूटनीतिक चालों को बहुत अच्छे से चलने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा गया। यानी ये कूटनीति के ज्ञाता थे, जिस वजह से इनका नाम क्या पड़ा? इनका नाम पड़ा कौटिल्य। और इनके पिता का नाम चणक था, तो चणक के पुत्र होने के कारण इनका नाम पड़ा है चाणक्य। यानी चणक के पुत्र होने के कारण नाम पड़ा चाणक्य, कूटनीति में प्रखर होने के कारण नाम पड़ा कौटिल्य, और विष्णुगुप्त इनका मूल नाम है, और इन्हें द्विजवर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की गई है? देखिए, चाणक्य का एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। चाणक्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। देखिए, आज तो अर्थशास्त्र हम इकोनॉमिक को कह देते हैं, जो कि मनी से रिलेटेड होती है, वित्त से रिलेटेड होती है, पर चाणक्य की ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, यह राजनीति और शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। राजनीति एवं शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है।
शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। आपसे पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने चैप्टर हैं जिन्हें हम अधिकरण के नाम से जानते हैं, कुल कितने चैप्टर हैं, तो इसमें कुल 15 चैप्टर हैं, यानी 15 अधिकरण हैं जो कि 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। यानी सब चैप्टर कितने हैं इसमें, तो 180। ऐसा होता है ना हमारा, हम जो पढ़ते हैं जैसे मौर्य काल, तो मौर्य काल हमारा चैप्टर हो गया, उसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, अशोक बिंदुसार पढ़ेंगे, अशोक पढ़ेंगे, मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ेंगे, मौर्यकालीन वास्तुकला पढ़ेंगे, तो ये प्रकरण हो गए, सब चैप्टर्स हो गए। तो अधिकरण तो कुल 15 हैं और प्रकरण कितने हैं, 180 हैं। देखिए इन 15 अधिकरणों का तो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर इसमें से 2 नाम आप याद रखिएगा। पहले अधिकरण का नाम विनयाधिकरण है। क्या है, विनयाधिकरण। क्योंकि ये पहला है तो आप याद रख लीजिएगा, पहले अधिकरण का नाम विनयाधिकरण है और दूसरे अधिकरण छठवें अधिकरण का नाम मंडल योनि है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक सिद्धांत दिया हुआ है, सप्तांग सिद्धांत। चाणक्य का कहना था कि कोई भी राज्य यदि बने रहना चाहता है तो उसे सप्तांग सिद्धांत को फॉलो करना होगा। यानी एक राज्य जो है 7 मूलभूत तत्वों पर टिका हुआ है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। और ये किस अधिकरण में दिया हुआ है, ये 6वें अधिकरण में दिया है, जिसे मंडल योनि के नाम से जानते हैं। तो ये जो चाणक्य की पुस्तक है अरस्तु, जो कि राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है, और राजनीति पर लिखी गई 2 पुस्तकें और हैं दोस्तों। यदि हम उन पुस्तकों के बारे में बात करें तो एक तो है अरस्तु की लिखी हुई पुस्तक द पॉलिटिक्स, और मैकियावली की लिखी हुई पुस्तक है द प्रिंस। तो ये दोनों भी राजनीति पर लिखी गई महान पुस्तकें हैं। तो फिर जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना भी तो इन पुस्तकों से होगी। तो अरस्तु की द पॉलिटिक्स और मैकियावली की द प्रिंस, इन दोनों ही पुस्तकों से चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना होती है। मैकियावली के बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार, हो सकता है आपसे कभी अरस्तु के बारे में भी पूछ ले। तो मैकियावली के प्रिंस की तुलना किससे होती है, तो ये होती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक। इसके बाद 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई और उसके बाद बिंदुसार राजा बना, और बिंदुसार 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक शासक रहा है। 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार राजा रहा है। बिंदुसार के बाद अशोक राजा बना, लेकिन अशोक का जो शासन काल है वो 269 बीसी यानी 269 बीसी यानी 269 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो 273 ईसा पूर्व और 269 ईसा पूर्व के बीच में 4 वर्षों का डिफरेंस है दोस्तों। तो क्या 4 वर्षों तक मगध की गद्दी खाली रही थी? नहीं, मगध की गद्दी पर शासक तो अशोक ही था, पर अशोक उस समय तक वास्तविक शासक नहीं बन पाया था, क्योंकि गद्दी का उत्तराधिकारी सुसीम और उसके भाई जीवित थे। इन 4 वर्षों में अशोक का उनके साथ संघर्ष चला और सुसीम के साथ साथ उसने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी और निर्विघ्न रूप से वह राजा बना और उसने अपना राज्याभिषेक कराया 269 बीसी में। तो सुसीम की हत्या करके सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? तो वह हो जाएगा आपका अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को सर्वाधिक प्रभावित किया? देखिए अशोक की कई पत्नियां थी दोस्तों, लेकिन इसको सर्वाधिक प्रभावित करने वाली पत्नी कौन है? तो वो कारुवाकी है। कौरवकी भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कौरवकी। तो हमें कैसे पता कि ये कौरवकी ही इस प्रश्न का उत्तर होगा? क्योंकि अशोक के हमें कई अभिलेख मिलते हैं। अशोक के हमें 8 स्थानों से 14 तो शिलालेख मिले हैं, इसके अलावा स्तंभ लेख मिले हैं, लघु शिलालेख मिले हैं, स्तूप में गुहा लेख मिले हैं, स्तूपों पर लेख मिले हैं, लेकिन उनमें से किसी भी लेख में किसी रानी का नाम नहीं है, पर केवल एक कौरवकी ही है जिसका नाम हमें अभिलेख पर मिलता है और उस अभिलेख को हम कहते हैं रानी का अभिलेख। देखिए यहाँ तो मैं ल्यूसेंट के पुस्तक क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, तो कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने डाला नहीं है, पर ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जाता है कि रानी का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है प्रयागराज से।
कहाँ से? प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका यूपी में। तो प्रयागराज यूपी से रानी का अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, और ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक की किसी पत्नी का नाम लिखा हुआ है, और वह पत्नी कौन सी है? वह पत्नी है कौरवकी। चलिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो देखिए, कौन सी प्राकृत का प्रयोग किया गया है? तो वह किया गया है मागधी का। अशोक के अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे हैं, और कौन सी प्राकृत में लिखे हैं? मागधी प्राकृत में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक राज्यपाल है कहां का? अवंती का। अवंती का राज्यपाल है। अवंती यानी वर्तमान उज्जैन। तो यहां का यह राज्यपाल है। इसका सबसे बड़ा पुत्र किसका? बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम, और यह सुसीम, जिसे बिंदुसार बहुत प्यार करता था और इसे अपना अगला राजा घोषित करना चाहता था, यह कहां का था? यह तक्षशिला का था। तक्षशिला का राज्यपाल था। और इस तक्षशिला में कहते हैं कि सुसीम जो है अत्याचार करता था, बहुत अच्छा शासन नहीं चला रहा था। इस वजह से यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया, जनता द्वारा विद्रोह, और इस विद्रोह को दबाने में सुसीम नाकाम हो गया। और अगर उत्तराधिकारी, जो अगला उत्तराधिकारी है, वो किसी विद्रोह को नहीं दबा पा रहा, तो जनता मान बैठेगी कि ये बहुत अयोग्य व्यक्ति है, इसे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं। तो बिंदुसार ने क्या करा? अवंती के राज्यपाल और अपने दूसरे पुत्र अशोक को कहा कि तुम जाओ और तक्षशिला में जाकर के विद्रोह को दबा दो। बिंदुसार चाहता था कि विद्रोह तो अशोक दबाए और नाम हो जाए किसका? सुसीम का। तो उसने अशोक को भेजा था कहां का विद्रोह दबाने के लिए? तो तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए। तो ध्यान रखना, तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा है, पर यदि राज्यपाल पूछे वह कहां का है, तो कहां का राज्यपाल हो जाएगा? अवंती का। अवंती यानी उज्जैन का। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? देखिए, अशोक के अभिलेखों में अशोक नाम नहीं मिलता। कुछ एक अभिलेखों को छोड़ दिया जाए, मैं आपको बताऊंगा किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। उन अभिलेखों को यदि हम छोड़ दें तो किसी में भी उसका नाम अशोक नहीं मिलता, बल्कि क्या नाम मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी। तो देवनाम प्रियदर्शी अशोक का नाम है। सन 1750 में टी फैंतलर वह पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को खोजा। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर? जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप नहीं था, टी फैंतलर था जिसने अशोक के अभिलेखों को खोजा। खोजा किसने है? टी फैंतलर ने। 1837 में, क्योंकि ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, इन्हें कोई पढ़ नहीं पा रहा था, जेम्स प्रिंसेप ने तो इन्हें पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा, और जब उसने पढ़ा तो क्या नाम पढ़ा? देवनाम प्रियदर्शी। और देवनाम प्रियदर्शी जो है श्रीलंका का एक राजा था, तिस, वह भी इस उपाधि को धारण करता था। तो इस जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को श्रीलंका के राजा का अभिलेख समझ लिया, श्रीलंका के राजा का अभिलेख समझा। समझ रहे हो ये बात? खोजा है टी फैंतलर ने, पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने, और जब उसने पढ़ा तो उसमें उसने देवनाम प्रियदर्शी नाम पढ़ा और उसको लगा कि ये श्रीलंका के राजा तिस्स का अभिलेख है। पर आगे चल करके मास्की, गुर्जरा, ये नाम चार याद रखिएगा, नेट्टूर, और नेट्टूर के साथ साथ आपका एक नाम और होता है उदय गोलम। इन चार जगह से अभिलेख प्राप्त हुए और उन अभिलेखों में अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है, अशोक नाम मिलता है। तो आपसे पूछ लिया जाए किन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, तो मास्की के लघु शिलालेख में, गुर्जरा के अभिलेख में, नेट्टूर के अभिलेख में और उदय गोलम में, इन सभी में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। और ये बिल्कुल सिमिलर थे पहले के अभिलेखों से। तब पता लगा कि ये जो अभिलेख हैं ये श्रीलंका के राजा के नहीं है, बल्कि भारत के ये एक महान शासक अशोक के अभिलेख हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कई सारे प्रश्न बता दिए। सबसे पहले किसने खोजा? सन 1750 में टी फैंतलर ने। पहली बार किसे पढ़ना पड़ा? जेम्स
प्रिंसेप ने श्रीलंका के राजा तिस्स का समझा, लेकिन मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है, जिससे पता लगा ये अभिलेख अशोक के हैं। एक प्रश्न और देता हूं आपको, आपसे पूछा जाता है किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? क्या कहा है? बुद्ध शाक्य। बुद्ध शाक्य। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? तो ध्यान रखिएगा, मास्की के लघु शिलालेख में ही अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। तो मास्की में अशोक का नाम अशोक भी मिलता है और उसी में उसने स्वयं को बुद्ध शाक्य भी कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो मौर्य के बाद शुंग आए, शुंग के बाद कण्व आए थे, तो ये तो हो नहीं सकता। कुषाण भी बाद में आए थे और गुप्त भी बाद में आए थे, तो सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन हो जाएगा मौर्य। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे प्राचीन है इसमें हर्यक। हर्यक के बाद शिशुनाग। देखिए, इससे पहले वृहद जरासंध का आया था, पर वो यहीं से इतिहास प्रारंभ माना जाता है, तो आपसे यहीं से पूछा जाएगा। हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, और नंद के बाद कौन आए थे? तो नंद के बाद आए हैं मौर्य। मौर्य के बाद शुंग, शुंग के उपरांत कण्व, कण्व के उपरांत सातवाहन, और फिर गैप रहा हिस्ट्री में, और फिर बाद में उठे हैं कौन? गुप्त। तो ये वंश का क्रम है, इन्हें आप याद रखेंगे। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन और गुप्त। चलिए आगे देखते हैं। कौटिल्य, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो हम पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था, गुरु भी था, द्विजवर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण उसे कहा जाता है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, अजय उसके अन्य नाम थे। अर्थशास्त्र की रचना करी, राजनीति पर लिखी पुस्तक है, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण मिलते हैं। पहला अधिकरण विनयाधिकरण कहलाता है, छठवां अधिकरण मंडल योनि कहलाता है, जिसमें सप्तांग सिद्धांत मिलता है। इसकी तुलना अरस्तु के पुस्तक द प्रिंस यानी द पॉलिटिक्स और मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। तो ये इसी तरीके से आपको दोस्तों रटे होने चाहिए। चलिए अगला है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? तो 261 ईसा पूर्व। देखिए, जो अभिलेखों में मिलता है वो मिलता है कि अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग को जीता। तो शासन काल जो इसका शुरू होता है वो 269 बीसी से होता है। ध्यान रखिएगा, 273 ईसा पूर्व से शासन काल नहीं गिनते, बल्कि 269 बीसी से ही गिनते हैं। तो 269 बीसी से अशोक का शासन काल शुरू होता है। तो यदि उसमें से 8 माइनस कर दिए जाएं, क्योंकि ईसा पूर्व है तो माइनस करेंगे, तो 261 ईसा पूर्व यानी 261 बीसी पीरियड हमें निकल करके आता है। ये ईयर, ये डेट हमें मेरे पास आती है। तो 261 बीसी में कलिंग को जीता। पूछा गया प्रश्न है कलिंग को कब जीता? ये राज्याभिषेक और कलिंग युद्ध दोनों याद रखिएगा। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता। कलिंग की राजधानी क्या है? तो कलिंग की राजधानी है तोसली। इस तोसली पर कलिंग अधिकार कर लिया है किसने? अशोक ने। लेकिन भारी रक्तपात हुआ है और इस रक्तपात को देख करके अशोक द्रवित हो गया है। अशोक का जो मन है वह बहुत ही उत्कंठित हो गया है, उसे अब हिंसा से घृणा हो रही है। और अशोक जिस धर्म को अपना लेता है वह धर्म कौन है? वह धर्म है दोस्तों बुद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मदद की थी? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चाणक्य। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? देखिए, सांची जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप। और इस स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण करवाया है अशोक ने। इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण करवाया है अशोक ने। और स्तूप बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं। तो सांची किस कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला का निरूपण करता है।
प्राचीन भारत का वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वह कौन था? वह था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम समय में 12 वर्षीय दुर्भिक्ष पड़ा है। दुर्भिक्ष एक ऐसा काल होता है जब मनुष्य को रोटी तक नहीं मिल पाती। तो इस बात से बहुत विचलित हो गया है चंद्रगुप्त, और 298 बीसी में भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के उसने जैन धर्म अपना लिया है। तो दीक्षा किसने दी है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया है? यदि ये प्रश्न आपसे पूछे तो उत्तर क्या हो जाएगा? भद्रबाहु ने दीक्षित किया है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाता है। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया है। उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है। बिंदुसार जो है जिस संप्रदाय को मानता था वह संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की बराबर की गुफाएं मिलती है ना हमें, जिन गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अशोक के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन, अशोक बौद्ध, बिंदुसार आजीवक। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी है? मक्खली गोसाल ने। चलिए अगला देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी है? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? देखिए, मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी वह कौन सी थी? तो वह या तो आपको उत्तर में मिलेगा पण, या आपको मिलेगा कारशापण। कारशापण, पण जो है ये सोने की होती थी, काशापण तीनों धातुओं का मिश्रित सिक्का होता था जो आम जनता जो है जिसका प्रयोग विनिमय में ज्यादा करती थी। तो मौर्य काल में जो मुद्रा मिलती है उसको या तो नाम पण मिलेगा या काशापण मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सा मिल रहा है? यहां मिल रहा है हमें पण। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पण। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक है, बाकी शेष तीनों मौर्य वंश के शासक हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बना बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, और अशोक के बाद जो व्यक्ति राजा बना है वो कौन है? वह है कुणाल। मुद्र राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मौर्यकालीन जो पुस्तकें आपको पढ़नी होती हैं दोस्तों वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कौन सी? अर्थशास्त्र, एक इंडिका और एक है मुद्र राक्षस। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुद्र राक्षस की जो रचना है वो मौर्य काल में नहीं हुई है, बल्कि इसकी रचना बहुत बाद में गुप्त काल में हुई है। तो मुद्र राक्षस की लेकिन किसने लिखा है? यह लिखा है आपका विशाख दत्त ने। विशाख दत्त जो कि गुप्त कालीन लेखक है। गुप्त काल में यह देवी चंद्रगुप्तम नाम का एक ग्रंथ भी तो लिखेगा, तो यह तो गुप्त कालीन लेखक है, पर इसी के द्वारा मुद्र राक्षस नाम का एक ग्रंथ लिखा गया है। और मुद्र राक्षस में क्या है? मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो द्रव्य संधियां, जो षड्यंत्र होते थे, उनके बारे में इसने जानकारी दी है। यह एक जासूसी नाटक है। कैसा नाटक है? जासूसी नाटक है। यह एक नायिका विहीन नाटक है। इस नाटक में नायिका नहीं है, नायिका विहीन नाटक है। और इसमें क्या पता लगता है? तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की द्रव्य संधियों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। वृषल का तात्पर्य होता है कुलहीन। तो किस ग्रंथ में वृषल कहा गया है? तो मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। यानी चंद्रगुप्त को ये निम्न जाति का शूद्र बताता है। कौन? विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्र राक्षस। चलिए आगे देखते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्र राक्षस की विषय वस्तु है। तो चर्चा हम कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की द्रव्य संधियों के बारे में जानकारी देने वाला नाटक है विशाख दत्त का मुद्र राक्षस। चलिए, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो देखिए, पहला इनमें से सबसे प्राचीन साम्राज्य कौन सा हो जाएगा? मौर्य।
क्योंकि स्कंदगुप्त और विक्रमादित्य गुप्त काल के हैं, हर्ष गुप्तों के भी बाद आया था, तो सबसे प्राचीन हो गया मौर्य वंश। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने कलिंग को छोड़ करके लगभग पूरे भारत को जीत लिया है। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र भी किस शासक ने पहली बार जीते हैं? तो ऐसी स्थिति में भी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध के आधार पर राजवंश की स्थापना करी? तो देखिए ये सभी एक ऐसे गुण हैं जो एक उदार राजा में हो सकते हैं, और सबसे उदार राजा कौन था? अशोक था। कलिंग युद्ध के उपरांत की बात हो रही है, कलिंग युद्ध से पहले तो ये चंडाल कहलाता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद ये सबसे उदार हो गया। इसने अपना जो साम्राज्य है वो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध के आधार पर स्थापित किया। तो 21वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। देखिए इनमें से पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, क्योंकि पाटलिपुत्र में तो स्वयं ही निवास करता था, तो अपने आदेशों को उसने इन शिलालेखों पर लिखवाया है, शिक्षाओं को इन शिलालेखों पर लिखवाया है, तो पाटलिपुत्र में उसे आवश्यकता कभी महसूस हुई नहीं। देखिए इस विषय में अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, अशोक के जो शिलालेख है ना दोस्तों, वह 8 स्थानों से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? 8 स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। और इसमें कुल कितने शिलालेख? शिलालेख की बात कर रहा हूं, शिलालेख अलग हैं, स्तंभ लेख अलग हैं, वृहत शिलालेख अलग हैं और लघु शिलालेख अलग है। मैं दीर्घ शिलालेखों की बात कर रहा हूं, वृहत शिलालेखों की। तो 8 स्थानों से 14 शिलालेख मिले हैं। 14 शिलालेख। ये 14 शिलालेखों का क्या मतलब है? ये मतलब ये है दोस्तों, ये होता था एक बड़ा सा पत्थर, और उस बड़े से पत्थर पर 14 पंक्तियां लिखी होती थी, और हर पंक्ति को शिलालेख कहा जाता है। यानी पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख, चौथा शिलालेख, 5वां शिलालेख, इसी प्रकार 14 इस शिलालेख इसमें होते थे। तो ये कितने स्थानों से प्राप्त हुए? यानी ऐसे 8 पत्थर मिले हैं हमें, जिनमें 14 शिलालेख मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वे 8 स्थान कौन कौन से हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, शाम को जो सोए वह गधा, शाम को जो सोए वह गधा। तो शाह से हो गया शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में, लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, पाकिस्तान में। म से हो जाएगा मनसेहरा, और ये मनसेहरा भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। क से हो जाएगा आपका कालसी, और कालसी कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है उत्तराखंड में। जो से जौगढ़, जौगढ़ हमारा पड़ता है उड़ीसा में। सो से सोपारा, सोपारा हमारा पड़ता है महाराष्ट्र में। ए से एरेगुड़ी, एरेगुड़ी हमारा होता है आंध्र प्रदेश में। ग से गिरनार, गिरनार कहाँ है हमारा? तो गिरनार है हमारा गुजरात में। और ध से धौली, और धौली होता है हमारा कहाँ पर? तो धौली पड़ता है हमारा उड़ीसा में। तो ये वे 8 स्थान हैं जहां से अशोक के दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए। ऐसे पूछा जा सकता है अशोक का दीर्घ शिलालेख कहाँ से नहीं मिला? तो ध्यान रखिएगा, जो है ये 8 स्थानों के अलावा कहीं से भी दीर्घ शिलालेख नहीं मिला। वो 8 स्थान कौन कौन से हैं? शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, जौगढ़, सोपारा, एरेगुड़ी, गिरनार और धौली। शाम को जो सोए वह गधा। और कितने शिलालेख हैं? तो 14 शिलालेख हैं, लेकिन पाटलिपुत्र से किसी भी प्रकार का शिलालेख नहीं मिला, न लघु न दीर्घ। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो अर्थशास्त्र का लेखक है चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त का समकालीन था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग है, ये गुप्तकालीन राजा है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने शासन किया। हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद सातवाहन और फिर आए गुप्त। ऐसे रटा होना चाहिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था,
तो देखिए मौर्य काल में शिक्षा का पूछ रहा है, बौद्ध शिक्षा का नहीं। तो शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र, सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने स्वयं ने इसी से शिक्षा ली थी। कौन से विश्वविद्यालय से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। और चाणक्य इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में टीचर भी अपॉइंट हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? एक यूनानी दरबार, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी दूत आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य के वो दरबार में रहा और उसने एक पुस्तक की रचना करी, और उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है मेगस्थनीज। देखिए वर्तमान में मेगस्थनीज एज इट इज उपलब्ध नहीं है हमारे पास में। मेगस्थनीज की पर स्मृति आधारित कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जिससे हमें पता लगता है कि मेगस्थनीज में क्या मेगस्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा है। मेगस्थनीज नहीं, मेगस्थनीज तो लेखक का नाम है, इंडिका पुस्तक का नाम है। तो इंडिका में क्या लिखा है ये हमें पता लगता है जो लेखकों ने जो पुस्तकें लिखी हैं, पर इंडिका मूल रूप से अब विद्यमान नहीं है। पर इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक है। मेगस्थनीज कहाँ का था? तो यूनान का था, सेल्यूकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था अगर ये पूछ लिया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, भारत में रहा था, और भारत में मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है वह ग्रंथ कौन सा है? तो वह ग्रंथ है इंडिका। चलिए आगे देखते हैं। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र ऑप्शन में दे भी रखा हो ना तो टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे अर्थशास्त्र में कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तक नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वह किसी राजा की जानकारी नहीं देता, वो राजनीतिक सिद्धांतों की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कोई वर्णन नहीं है अर्थशास्त्र में। हाँ, विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्र राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। हालांकि ये प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती क्योंकि ये तो बहुत बाद में लिखी गई है, मौर्य काल में थोड़ी लिखी गई है। मौर्य काल के कई वर्षों बाद गुप्त वंश आएगा और उस गुप्त वंश में लिखी जाएगी ये पुस्तक मुद्र राक्षस, लेकिन इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। हालांकि विशाख दत्त, अच्छा जिसके ग्रंथ में, ठीक है, विशाख दत्त के ग्रंथ में मुद्र राक्षस में। अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। देखिए अर्थशास्त्र प्रशासन के बारे में नहीं बता रहा है कि मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था, वो तो ये बता रहा है कि एक राज्य को होना कैसा चाहिए, एक राज्य को क्या क्या करना चाहिए, एक राज्य किस सिद्धांतों पर चल सकता है और राज्य का प्रशासन कैसा होना चाहिए ये तो बता रहा होगा, पर मौर्य काल का प्रशासन कैसा है, कौन उसमें जो है अधिकारी हैं, किस अधिकारी का क्या नाम है, कितनी समितियां हैं, कितनी सभाएं हैं, ऐसी कोई बात जो है अर्थशास्त्र में नहीं की गई। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन, चाहे वो नगर प्रशासन की बात हो चाहे सैन्य प्रशासन की बात हो, जो जानकारी जिस पुस्तक से मिलती है वो कौन सी? वो इंडिका। तो देखिए अर्थ राजनीति पर आधारित पुस्तक हो गई अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की द्रव्य संधियों के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक हो गई विशाख दत्त का मुद्र राक्षस, और प्रशासन की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग हुई है? तो मागधी प्राकृत भाषा प्रयोग हुई है। पढ़ चुके हैं हम, चर्चा पहले भी कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय करी? दक्कन, देखिए कलिंग, कलिंग पूर्व में पड़ता है ना, कलिंग को छोड़ दिया जाए तो हर कहीं की भी विजय पूछ ले उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? देखिए मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका में प्रशासन की जानकारी दी गई है, हालांकि इसके विषय में इसकी दी हुई जानकारियां थोड़ी सी गलत हैं। जैसे कि ये कहता है भारत में दास व्यवस्था नहीं है, जबकि चाणक्य दासों के प्रकार का वर्णन करते हैं अर्थशास्त्र में, तो ये बात गलत हो गई। ये कहता है कि भारतीयों में लेखन कला नहीं थी। अब इससे पूछो कि जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, या चाणक्य से छोड़ दो, बहुत पहले ये जो वेद लिखे गए हैं, ये जो बौद्ध ग्रंथ लिखे हैं, वो क्या तेरे अम्मा ने या तेरे पिताजी ने लिखे थे?
वो भारतीयों ने लिखे हैं भाई। तो भारतीय तो बहुत पहले से लेखन कला को जानते हैं, तो ये बात भी गलत होगी। इसने समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है, पर ये कोई श्रेणियां नहीं है, ये तो वर्ग थे जो अपना अपना काम कर रहे थे। जैसे कि दार्शनिक जो थोड़ा अध्ययन करते थे, जो दर्शन पर चर्चा करते थे, इसने कहा एक वर्ग पाया जाता है दार्शनिक। इसने कहा कृषक किसान एक वर्ग पाया जाता है समाज में। शिकारी हो गया एक, इसके अलावा पशुपालक हो गया, 4 हो गए ना। तो दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक। एक इसने देखा योद्धा, एक निरीक्षक, सुपरवाइजर जिसे हम कह सकते हैं, और एक मंत्री। तो ये जो उसे दिखे ये इसने श्रेणियां बता दी। तो इसके द्वारा कुल 7 श्रेणियां बताई गई हैं, दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा क्या, 7। चलिए आगे देखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन पर नहीं बल्कि राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग सब अशोक के साम्राज्य में आते थे, पर श्रीलंका अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। श्रीलंका पर अशोक ने फतेह प्राप्त नहीं करी थी, न चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। यानी समुद्र नहीं पहुंचे थे ये लोग, समुद्र लांगा नहीं था इन्होंने, धरती जीत ली थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए जब हम महाजनपद काल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो बिंबिसार था और अजातशत्रु था, इनकी राजधानी राजगृह थी, जिसे ग्रीवव्रज भी कहते थे। और हर्यक वंश का ही एक शासक है उदयन, और इस उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पर तब भी मैंने आपको कहा था कि इस प्रश्न एक पूछा गया है एक बार, जिसमें उदयन था ही नहीं ऑप्शन में। ऐसी स्थिति में आप चंद्रगुप्त मौर्य को सही मान लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चलिए, पाटलिपुत्र में स्थित अशोक का महल बना हुआ है, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो कुम्भहार और बुलंदीबाग, ये 2 स्थान है, कुम्भहार एवं बुलंदीबाग बिहार में पड़ते हैं। और यहां से मौर्यकालीन महलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यहां से हमें जानकारी होती है कि जो मौर्य काल के महल थे वे ईंटों के या पत्थर के या मिट्टी के नहीं बने होते थे, बल्कि किसके बने होते थे? वे बने होते थे लकड़ी के। चलिए आगे देखते हैं। बराबर जहानाबाद जिला झारखंड की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं के बारे में पूछ रहे हैं। तो बराबर की जो गुफाएं ना दोस्तों, वो आजीवकों के लिए बनाई गई थी। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? अशोक ने। कितनी गुफाएं यहाँ पर? तो अशोक ने जिन गुफाओं का निर्माण करवाया था उसमें से एक गुफा है सुदामा गुफा, दूसरी है कर्ण चौपड़ गुफा। देखिए किन्हीं पुस्तकों में कर्ण गुफा, चौपड़ गुफा अलग अलग दे दी जाता है, लेकिन वहां पर अगर आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे, और या ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां 3 गुफाएं अशोक के द्वारा निर्मित हैं, जिसमें से एक का नाम है सुदामा गुफा, दूसरा कर्ण चौपड़ गुफा, और तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी विश्व खोपड़ी। वो उन पुस्तकों में क्या बताया जाता है कि वहां पर 4 गुफाएं हैं, एक सुदामा गुफा, कर्ण गुफा, चौपड़ गुफा और विश्व खोपड़ी गुफा। तो ये गलत बात है। वहां अशोक के द्वारा निर्मित 3 गुफाएं हैं, सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व खोपड़ी। और अशोक का एक उत्तराधिकारी हुआ था दशरथ, दशरथ ने भी वहां पर एक गुफा बनवाई है, और वह कौन सी गुफा है? वो है लोमश ऋषि की गुफा, लोमश ऋषि की गुफा। तो 4 गुफाएं वहां उपस्थित हैं, एक सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व खोपड़ी गुफा, लोमश ऋषि की गुफा, जिसमें से लोमश ऋषि की गुफा दशरथ ने बनवाई है, अन्य 3 अशोक ने बनवाए। दशरथ के द्वारा एक और गुफा का निर्माण करवाया गया है, गोपिका गुफा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये गोपिका गुफा जो है इसका निर्माण बराबर की पहाड़ियों पर नहीं हुआ है, बल्कि इसका निर्माण कहाँ हुआ है? नागार्जुन की पहाड़ियों पर, जो बिहार में पड़ती हैं, नागार्जुन की पहाड़ियों पर। और किसने इसका निर्माण करवाया है? तो दशरथ द्वारा निर्मित। तो ऐसे दे देगा कौन सी पहाड़ी बराबर की गुफाओं में स्थित नहीं है, और ऑप्शन में गोपिका गुफा हो सकता है। तो गोपिका गुफा कहाँ है?
नागार्जुन की पहाड़ियों पर है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो इसका निर्माण करवाया गया है दशरथ के द्वारा। चलिए, किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो पश्चिम भारत का या कोई अभिलेख आप देख लीजिए। तो अशोक का सोपारा अभिलेख, ये महाराष्ट्र हो सकता है, लेकिन वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बात कर रहा है, तो फिर ये नहीं हो सका। अशोक का गिरनार अभिलेख भी नहीं होगा, क्योंकि अशोक की नहीं, हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। कलिंग तो वैसे भी पूर्व में पड़ता है, तो बच गया कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम मिलता है। यहां से पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गुजरात राज्य में, और यही सुदर्शन झील का बाद में पुनरुत्थान करवाया गया है अशोक के द्वारा। तो सुदर्शन झील की वजह से यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक दोनों का नाम मिलता है। और झील कब बनाओगे, कहाँ बनाओगे? झील आप कोई भी कंस्ट्रक्शन अपने घर में करते हो या पड़ोसी के घर में करते हो? अपने घर में करते हो। तो झील बनवाई गई है, तो जिसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का वहां शासन भी रहा होगा। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देखिए, अशोक ने अपने स्तंभों में क्या बोला है? देवनाम पियदस्सी। लेकिन मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम, ये 4 ऐसे अभिलेख थे जिसमें अशोक ने स्वयं को अशोक कहा है। और बुद्ध शाक किस में कहा है? तो मास्की के अभिलेख में कहा है। पर यहां पूछा जा रहा है कि मगध का सम्राट किस अभिलेख में कहा है? तो वह हो जाएगा भाबरू स्तंभ लेख। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, सभी प्रश्नों को मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। चलिए, सुमेलित करना है। एक तरफ राजाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त का नाम क्या था? सेंड्रोकोट्स। यूनानियों ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स नाम से लिखा है, और विलियम जोन्स वह पहला व्यक्ति था जिसने पहचाना कि यूनानी लेखकों द्वारा लिखा गया राजा सेंड्रोकोट्स कोई और नहीं बल्कि कौन है? चंद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहते हैं। और हमने धनानंद का भी पढ़ा था। धनानंद को क्या कहते हैं? धनानंद को कहते थे एग्रमीज या अग्रमीज, जिसे हम कह सकते हैं। और बिंदुसार को क्या कहते थे? बिंदुसार को कहते थे एमिट्रोकेट्स यानी अमित्र घात। और अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं को क्या कहा है? देवनाम पियदस्सी। और चाणक्य का मूल नाम क्या था? चाणक्य का मूल नाम था विष्णुगुप्त, यानी 2 3 1 4। ये आपका कहां दिया है? ये दिया हुआ है सी पर। प्रथम भारतीय जिसने साम्राज्य स्थापित किया वह कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। मैंने आपको पूरी ट्रिक बताई थी। शाम को जो सोए गधा, शहबाजगढ़ी, मानसेरा, जौगढ़, कालसी। और कालसी कहां पड़ता है? कालसी पड़ता है उत्तराखंड में। शाम को जो सोए गधा, शहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, सोपारा, एरागुड़ी, जौगढ़, गिरनार और धौली। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो इसमें से कालसी कहाँ है? कालसी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? भारत का सबसे बड़ा स्तूप है सांची, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अशोक के द्वारा। और किस धर्म को समर्पित है? बौद्ध धर्म को। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो देखिए, खोजा किसने था? खोजा था 1750 में टी फैंतलर ने। तो अगर खोजरा पूछ लिया जाए तो टी फैंतलर ने खोजा था। लेकिन पढ़ा किसने है? पढ़ा है किसने? जेम्स प्रिंसिप ने। और कब पढ़ा है? तो 1837 में पढ़ा है। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा है? ऐसे घुमा करके प्रश्न पूछ ले तो भी उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसिप, क्योंकि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। और इससे पहले यदि किसी ने ब्राह्मी लिपि पढ़ी होती तो अशोक के शिलालेख ना पढ़ लेता। तो कलिंग के युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? देखिए, 8 स्थानों से 14 शिलालेख प्राप्त हुए ना, तो उसमें से जो 13वां शिलालेख है वह कलिंग विजय का वर्णन करता है। तो अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग की विजय का पता चलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध होगा 305 ईसा पूर्व में, जिसमें सेल्यूकस पराजित हो जाएगा और चंद्रगुप्त जीत जाएगा। और पराजित राजा को, जीते हुए राजा को कुछ तो देना पड़ता है, तो 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। और वे 4 प्रांत कौन कौन से हो जाएंगे? वे इसमें से एक है हेरात, एक है कंधार, एक है बलूचिस्तान और एक है काबुल। साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसे दिए? सेल्यूकस को दिए। तो इन दोनों के मध्य युद्ध कब हुआ है? युद्ध हुआ है 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? देखिए, जनता के संपर्क में कौन रहेगा? जिसे सबसे ज्यादा चिंता होगी जनता की। और अशोक कलिंग युद्ध के बाद अपनी जनता को अपनी संतान मानता था। अशोक के पहले शिलालेख में कहा गया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक ने 261 बीसी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अपने शासन के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतकर उसकी राजधानी तोसली पर कब्जा कर लिया। पर भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा की नीति अपना ली। ध्यान रखिएगा, शस्त्र कहते हैं अशोक ने अपने शस्त्र रखे थे, शस्त्र चलाना भूला नहीं था। यानी अशोक अहिंसा की नीति तो अपना रहा है, पर यदि कोई अशोक पर आक्रमण करेगा तब अशोक प्रत्युत्तर देने के लिए भी तैयार है। इसी वजह से अशोक के जीवन काल में अहिंसा का प्रण लेने के बाद भी किसी राजा की हिम्मत नहीं हुई है कि अशोक के ऊपर आक्रमण कर दे, क्योंकि प्रण का क्या है भैया, कब तोड़ दे। और यदि प्रण टूटा तो राजा गया, समझ लो। इसी वजह से किसी ने भी अशोक पर आक्रमण नहीं करा। सोचो कि अशोक का साम्राज्य क्षुण्ण कैसे बना रहा। पर जब अशोक चला गया, मर गया, तो उसके उत्तराधिकारियों ने भी इसी अहिंसा की नीति को अपनाया, पर वो तो अशोक जितने शक्तिशाली नहीं थे ना, इसी वजह से उनका पतन हो जाएगा आगे बहुत जल्दी। तो चलिए हम तो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं? तो प्राकृत और ब्राह्मी। प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। और इस ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये चर्चा हम कर चुके हैं। विशाख दत्त का ग्रंथ मुद्र राक्षस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की द्रव्य संधियों की चर्चा करता है। इसी चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्र राक्षस के अपने ग्रंथ मुद्र राक्षस में क्या कहा है? वृषल या कुलहीन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मुद्र राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था साहित्यिक कला व साहित्य, संस्कृति कला व साहित्य। बिल्कुल, स्तूपों का निर्माण करवाया, शिलालेख बनवाए, उसके अलावा सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो संस्कृति कला और साहित्य का निर्माण हुआ है या विकास हुआ है। पर सोने के सिक्के, किसी विशेष प्रकार के सोने के सिक्के मौर्य काल में चलाए गए हों, ऐसा कोई वर्णन हमें नहीं मिलता। यानी कि पहला तो हमें चाहिए ही चाहिए, दूसरा हमें नहीं चाहिए। तो बी और सी तो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। अपने साम्राज्य का प्रांतीय विभाजन किया था? बिल्कुल किया था, पर केंद्र एक शक्तिशाली केंद्र था। यानी प्रांतों के पास उतने अधिकार नहीं थे, केंद्र के अधीन रहकर ही उन्हें काम करना पड़ता था। तो संस्कृति कला साहित्य का विकास हुआ, प्रांतीय विभाजन हुआ। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। हिंदू कुश तक साम्राज्य तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फैलाया ही था। चलिए, अशोक ने, कथन कारण दिए हुए हैं, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल, तोसली पर अधिकार कर लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बिल्कुल, इसी वजह से आक्रमण किया था, क्योंकि कलिंग पर कब्जा था नहीं मौर्य काल का, और व्यापार के लिए कलिंग को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने वाला राज्य था कलिंग। और जब तक कलिंग अधीन नहीं होगा तब तक मगध उतना व्यापार में फायदा नहीं कमा पाएगा। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है।
अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है। अशोक के कौन से शिलालेख हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं? तो दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख, इसमें हमें संगम राज्य के बारे में पता लगता है। कौन कौन से राज्य इसमें दिए हुए हैं? चोल, पांड्य, सारियपुत्र, और इन सारियपुत्र को ही केरल पुत्र भी कह देते हैं। कौन सा? केरल पुत्र। इसके अलावा कोई भी, चाहे आपका राष्ट्रकूट ऑप्शन में दे रखा हो, चालुक्य दे रखा हो, चंदेल दे रखा हो, पल्लव दे रखा हो, जो मर्जी दे रखा हो, किसी का भी वर्णन नहीं किया गया अशोक के शिलालेख में। चोल, पांड्य, सारियपुत्र, जिसे केरल पुत्र के नाम से भी जानते हैं, इनका वर्णन है। और कौन से अभिलेखों में है? तो दूसरे और 13वें अभिलेख में वर्णन किया गया है। फिर से कथन कारण है, अशोक के राज्यादेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो बिल्कुल सही बात है ये। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, ये भी बिल्कुल सही है। और कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं दोस्तों। कौन कौन से हो जाएंगे? मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदय गोलम। देवनाम प्रियदर्शी नाम मिलता है, लेकिन इन चारों में क्या नाम मिलता है? इन चारों में नाम मिलता है अशोक। और मास्की में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। और जबकि सम्राट किस में कहा है? तो सम्राट कहा है भाब्रू स्तंभ लेख में। तो इनमें से हमारे पास ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है मास्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? जो पत्थर के स्तंभ बने हुए थे उस बारे में आपको गलत कथन छांटना है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल। ये अखंड है, बिल्कुल। स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। स्थापत्य संरचना का भाग, देखिए ये स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है। शहर में स्थापत्य का विकास करना, इस वजह से ये पत्थर नहीं लगाए गए, बल्कि शिक्षा देना, आदेश सुनाना, ये इसका लक्ष्य था। तो ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये, थोड़ा सा गलत होने के चांसेस रहेंगे। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने करी? तो श्रीनगर की स्थापना करी है अशोक ने, और यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है अशोक के द्वारा। किस ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है? तो राजतरंगिणी से हमें ये जानकारी मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। एक तरफ अशोक के प्रांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं। उत्तरापथ की राजधानी क्या है? तो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, और पूर्वी प्रदेश दोस्तों ये मध्य देश होना चाहिए। यहाँ पर ये टाइपिंग में मतलब पुस्तक में ये है, मेरी गलती नहीं है, पुस्तक में ही है। यहाँ मध्य देश आप कर लीजिए। मध्य देश की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है, जबकि पूर्वी देश कलिंग की राजधानी, पांचवा प्रांत कौन सा था? कलिंग था। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी तोसली। तो मध्य देश की राजधानी है पाटलिपुत्र। तो 1 2 3 4 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अब देखिए जो नंद शासक थे ना, ये अपने आप को आर्य कहलवाते थे। आर्य यानी श्रेष्ठ कुलीन व्यक्ति, और नंद अपने आप को आर्य कहलवाते थे। और इन नंदों, इसी वजह से चाणक्य ने आर्य शूद्रों के लिए प्रयोग में लिया है। उसका कहना यह था कि ये आर्य नंद जो है शूद्र थे, और नंद अपने आप को आर्य कहलवाते थे। यानी आर्य शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया जाएगा? शूद्रों के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए
उपगुप्त से दीक्षा ली है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो दीक्षा ली है ये कब ली गई है? कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध कब हुआ है? शासन के 8वें वर्ष में। 8वें वर्ष में, यानी ये जो दीक्षा वगैरह ली गई होगी ये भी 8वें वर्ष में या उसके बाद ली गई होगी। चौथे वर्ष में कैसे ले सकता है? और प्रश्न दे रहा है चौथे वर्ष में। चौथे वर्ष में नहीं है, बल्कि 8वें वर्ष में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। और दीक्षित किसने किया है? उपगुप्त ने किया है। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो इंडिका में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कह करके पुकारा है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहते थे? तो एग्रोनोमाई, ये शासन से संबंधित प्रश्न है। सड़क निर्माण का जो अधिकारी होता था वह एग्रोनोमाई कहलाता था। कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में देखिए चाणक्य कहता है कि अगर एक राज्य को सुदृढ़ रहना है तो उसकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। तो इसने गुप्तचर का निर्माण किया। अच्छा खासा इसकी गुप्तचर व्यवस्था थी। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, संस्थारा और संचारा और संस्था। संचारा और संस्था। संस्था में तो वो एक ही स्थान पर रहकर के गुप्तचरी करते थे, और संचारा में भटक भटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के खबरें लाया करते थे। और इन गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश करी? तो श्रीलंका का शासक था तिस्स। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तिस्स ने यहां तक कि देवनाम प्रिय की उपाधि भी धारण कर ली थी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो 298 BC के बाद इसने जैन धर्म अपना लिया था, राज्य छोड़ त्याग दिया था। ये सारी बातें हमें किस जैन ग्रंथ से पता लगती है? तो उसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। किससे पता लगती है? परिशिष्ट पर्वन से। इसकी रचना किसने करी थी? मैंने बताया है पिछले या पिछले से पिछले वीडियो में। आप बताएंगे मुझे परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की है। चलिए, किस में मौर्यों का किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? देखिए, आज फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च तक जाता है। तो इसी प्रकार जो मौर्यों का राजकोषीय वर्ष था वह कब प्रारंभ होता था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और वो कब प्रारंभ होता था? वो प्रारंभ होता था आषाढ़ की पहली तिथि से, यानी आषाढ़ माह से। लगभग जुलाई में ये माह पड़ता है। चलिए, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो पहले ही मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे। चोल, इसके अलावा पांड्य और सारीपुत्र, जिन्हें केरल पुत्र भी कह सकते हैं। तो चोल हो गया, पांड्य हो गए, सारीपुत्र और केरल पुत्र हो गए। यानी 1 2 4 5, सॉरी पल्लव है ना 2 पर, तो पल्लव नहीं, पांड्य। चोल, पांड्य, सारीपुत्र और केरल पुत्र। 1 3 4 5, 1 3 4 5। अब मिला? यहाँ पे तो सारे ही ऑप्शन दोस्तों गलत दिए हुए हैं, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसे आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि पल्लव ये भी गलत है, ये भी गलत है, और 3 4 5 6 ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 3 4 5। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या बौद्ध साहित्य। तो शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, 14 प्रकार के शिलालेख मिले हैं। और कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, जौगढ़, सोपारा, एरेगुड़ी, गिरनार और धौली से। तो ये जो है अशोक के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब तो याद हो गए 8वां स्थान, या नहीं हुए? हो गए तो फिर सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन ठोको, जरा जल्दी से करो।
अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के लेख लिखे गए हैं। दक्षिण भारत में इसी लिपि को लेकर के जाने वाला फिर कौन बना? वो अशोक बना, क्योंकि दक्षिण भारत में भी जो है इसके लेख मिल जाते हैं। और श्रीलंका तक धर्म का प्रचार करा है संघमित्रा और कुणाल के द्वारा। तो ब्राह्मी लिपि का प्रवर्तन हुआ है दक्षिण भारत में अशोक के काल में। चलिए, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में वह पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाए गए हैं। पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी है, ध्यान रखिएगा। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालुकाश्म के एकांत टुकड़ों में तक्षित किए जाते थे, उसे साधारण कहाँ की खदानों से निकाला गया? देखिए, इतने बड़े प्रश्न से मतलब सीधा सीधा बताऊं, ये पूछ रहा है कि जो अशोक के शिलालेखों के लिए पत्थर था, वह पत्थर कहाँ से आता था? तो पत्थर आता था चुनार से, और चुनार यानी मिर्जापुर के समीप चुनार से यह पत्थर आया करता था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये मेगास्थनीज की उक्ति है। मेगास्थनीज ने इंडिका में ये बात कही है। अब इससे पूछो कि भैया वेद क्या तेरे पिता ने लिखे थे? किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? यह भी पूछा जाता है क्या क्या मांगा था एंटियोकस से? तो बिंदुसार था। बिंदुसार ने एंटियोकस से कहा, भेजा दूत बना करके अपना, कि हमें मीठी शराब, अंजीर और एक दार्शनिक भेज दो। तो अंजीर और मीठी शराब तो भेज दी एंटियोकस ने, पर दार्शनिक नहीं भेजा। उसने कहा ये हमारे साम्राज्य, हमारे राज्य के नियमों का उल्लंघन है, हम कहीं भी अपना दार्शनिक नहीं भेज सकते। तो किसने मांगी थी ये? तो ये मांग की थी बिंदुसार के द्वारा। किससे? एंटियोकस से। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, तो वही सबसे महत्वपूर्ण भी हो गया। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? चर्चा हम कर चुके हैं। उज्जैन यानी अवंती का वह गवर्नर था। विद्रोह दबाने के लिए कहा गया था? तो तक्षशिला में गया था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा करी कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो दोस्तों, ये प्रथम शिलालेख में यह घोषणा की गई थी। और ऑप्शन में यहाँ पर प्रथम शिलालेख नहीं लिखा हुआ, इसको आप कर लीजिए प्रथम पृथक शिलालेख। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को प्रकट करता है? अब देखिए, 14 तो शिलालेख हैं, 13वां शिलालेख जो है बात करता है कलिंग युद्ध की। तो जहां कहीं पे भी ये शिलालेख लगाए गए हैं, वहां पर इस 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की बात की गई है। लेकिन ये जो जौगढ़ में और ये जो उड़ीसा में जो 2 शिलालेख लगाए गए थे ना, यहाँ पर ये जो 13वां शिलालेख है ये है ही नहीं, क्योंकि किसी को उन्हीं के विरुद्ध तो ये युद्ध हुआ था। तो युद्ध की भीषणता वो बता रहा है इस शिलालेख में। तो वो ये नहीं चाहता कि कलिंग के लोग उसे बार बार पढ़ के दुखी हों, तो उसने ये 13वां शिलालेख हटवा दिया है। इसकी जगह पे वहां पर 2 पृथक शिलालेख लिखे गए हैं। पृथक क्यों? क्योंकि वो अन्य जगहों पर नहीं मिलते हैं। तो कलिंग का पृथक शिलालेख ऐसा है जिसमें वह कलिंग की प्रजा से माफी मांग रहा है कि हमें भैया माफ कर दो, जो हमने आपके साथ किया वो बहुत गलत है, मैं बहुत दुखी हूं, पर अब बदल नहीं सकता इतिहास को, लेकिन अब मैं आपका भला कर सकता हूं। तो कलिंग का पृथक शिलालेख है जिसमें वो अपने दुख को प्रकट कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित की कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या मैं अंतशाला में रहूं, जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, यानी ऑल टाइम अवेलेबल रहूंगा मैं। और ये किस शिलालेख में घोषणा की थी? ये उसने 6ठे शिलालेख में यह घोषणा की थी। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और सबसे बड़े होते थे प्रादेशिक, प्रादेशिक के बाद रज्जुक, रज्जुक के बाद युक्तक। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
विष्टि है। विष्टि क्या होती है दोस्तों? विष्टि बेगारी कहलाती थी, यानी राज्य के भले के लिए कुछ श्रम योगदान किया जाएगा जिसके बदले में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिलता। इसे बेगारी कहते थे, विष्टि कहते थे। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, सीता राजकीय भूमि को कहते थे, और राजकीय भूमि, राज्य की भूमि से प्राप्त आय भी सीता ही कहलाएगी। वैसे सीता का शाब्दिक तात्पर्य क्या था उस समय? राजकीय भूमि। चलिए, अशोक के समय में मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विश्लेषण क्या है? पैतृक निरंकुशवाद, राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा होगा और शक्तिशाली केंद्र था, तो निरंकुशवाद था, पैतृक निरंकुशवाद। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना, देखिए, शिलालेख हो, स्तंभ हो, स्तूप हो, गुहाल हो, विहार हो, चैत्य हो, इसमें जो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा नमूना है, वो कौन है? प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में? हो जाएगा स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ लेख, स्तंभ ही तो है जहाँ से हमें अशोक का, ये जो अशोक चक्र और वो जो भारत का राजकीय चिन्ह है, वो हमने कहाँ से लिया है? वह लिया हमने सारनाथ के स्तंभ से। तो स्तंभ जो हैं ये सबसे अच्छे उदाहरण हैं। चलिए अगला देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में अकाल, सूखा और देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य दिए जाने का विवरण मिलता है? तो 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, महास्थान और सोहगौरा से। महास्थान कहाँ से पड़ता है? महास्थान पड़ता है बांग्लादेश में। सोहगौरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। यहाँ से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए चंद्रगुप्त मौर्य के काल के। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दुर्भिक्ष पड़ा है कि नहीं पड़ा? 12 वर्ष का। तो राज्य मदद कर रहा है लोगों की, पैसा वैसा दे रहा है, और इसकी जानकारी हमें जिन ताम्रपत्रों से मिलती है वह महास्थान और सोहगौरा से मिलती है। ध्यान रखिएगा, ताम्रपत्र चंद्रगुप्त ने नहीं लिखवाए। ऐसा नहीं है कि वो अकाल में मदद करके अपना नाम कमा रहा है और पत्र लिखवा रहा है, नहीं। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन है, यानी किसी और ने लिखे हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य कालीन है। महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा से, उत्तर प्रदेश से प्राप्त ताम्रपत्र, जिससे पता लगता है कि अकाल के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रजा की सहायता की थी। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र दोनों को भेजा है। अशोक के मानसेरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? वैसे तो इसके शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, पर ये दोनों शिलालेख जो हैं ये किस भाषा में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं खरोष्टी भाषा में। चलिए अगला है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो प्रारंभ में ही हमने देखा था 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। और देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यानी एक ऐसा अभिलेख जिसमें 2 भाषा ग्रीक और अरमाइक का प्रयोग हुआ है, वह अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? वह प्राप्त हुआ है शेर-ए-क्वना कंधार से। देखिए हम कह रहे थे ना अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सा है? वो है शेर-ए-क्वना कंधार, जो द्विभाषी है, ग्रीक और अरमाई, एकमात्र अभिलेख है जो द्विभाषी है। इसके अलावा शहबाजगढ़ी और मानसेरा, इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, और बाकी जितने मिले हैं उनमें कौन सी भाषा है? उनमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थे मौर्य काल से संबंधित ल्यूसेंट जीके के सभी महत्वपूर्ण 88 प्रश्न। 10 मिनट में कराया जा सकता था यदि सिर्फ उत्तर ही उत्तर बता दिए जाते। 1 घंटे 11 मिनट में कराने का मतलब है लगभग 1 घंटे में ये हुआ है। इसका कारण है जो है आपको पूरे विस्तार से समझाया गया है, पढ़ाया गया है। दोस्तों किताब में भी पढ़ सकते हैं ना, आपको क्या जरूरत है प्रश्न उत्तर ही अगर आपको देखना चाहते हैं तो वो तो बुक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बाकी जब ये पूरा प्राचीन भारत 2-4 दिन में ये पूरा प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो मैं भी एक बड़ी सी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें सारे प्रश्न और उनके उत्तर आपको करा दूंगा। यदि आप वैसे देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां देख लीजिएगा, पर यदि सिलेक्शन चाहते हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसे पूरे विस्तार से पढ़िएगा। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।